नाजरीन आदाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के स्टेट के एडिशनल इंचार्ज अब्दुल अजीज़ साहब, जो मौजूदा हालात के ताल्लुक़ से कर्नाटक में और मुल्क में जो हालात हैं इस पर वो खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए गुफ्तगू करते हैं और हम उनसे कुछ सवालात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो इन सवालात का इत्मीनान बख्श जवाब देंगे। अजीज़ साहब, आपका इस्तकबाल है इनकलाब न्यूज़ स्टूडियो में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस वक्त बहुजन क्रांति मोर्चा जो पिछले कई सालों से मुल्क के हालात पर नज़र रखी हुई है और मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही है, इस वक्त कर्नाटक में बहुजन क्रांति मोर्चा का क्या मौक़ूफ़ है, क्या काम कर रही है? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल में। सबसे पहले ये चीज़ है कि मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है और मैं बामसेफ का एडिशनल इंचार्ज हूँ। भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, ये 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। बामसेफ जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ इसको चलाते हैं, ये फ्रंट में नहीं आता है, ये रिलीजियस को छोड़ के नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल, नॉन हेजिटेशन है। भारत मुक्ति मोर्चा हेजिटेशनल मूवमेंट है, इसके अंडर में कम से कम 80 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं ऑल इंडिया लेवल में, और इसके नेशनल प्रेसिडेंट बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के वामन मेश्राम साहब हैं, उनकी लीडरशिप में ये चल रहा है। बहुजन क्रांति मोर्चा समाज में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, इनको जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म है। अभी भारत में कहा जाए तो जितना RSS हर समाज को डराता है, मिसगाइड करता है, डिवाइड करता है, तो उसके मुकाबले में वामन मेश्राम साहब की लीडरशिप में भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ, बहुजन क्रांति मोर्चा समाज के मजलूमों को जोड़ता है, इत्तेहाद में लाता है और उनके अंदर एक मायूसी को निकाल करके उम्मीद के तौर पर भारत में काम कर रहा है। आपने देखा होगा CAA NRC में भारत में, जबकि ये लोग एक तरह से हिंदू मुस्लिम के जो गेम खेला जाता है, इसको काउंटर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को और मजबूत करने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम फसादात करते थे उसको दबाने के लिए और फिर उसको उठाने के लिए इन्होंने CAA NRC लाया। तो भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के जो कन्वीनर हैं वामन मेश्राम साहब ने कहा कि अगर इसको तुम बंद नहीं करोगे CAA NRC को, या फिर DNA की बुनियाद पे चालू करो, पेपर की बुनियाद पे छोड़कर DNA की बुनियाद पे अगर भारत में CAA NRC लागू होगा तो ब्राह्मण बाहर जाएगा, भारत के सभी लोग यहीं पे रहेंगे। तब ये कहकर उन्होंने भारत बंद किया। तब से लेकर आज तक CAA NRC के ऊपर कोई चर्चा और डिस्कशन नहीं हो रही है। दूसरा, वामन मेश्राम साहब की लीडरशिप में भारत में अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई थी, 7 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के नाम पे भारत बंद का ऐलान किया। तो आज आपको दिखाई दे रहा है कि पिछले 15 दिन से कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो अभी ज्ञानव्यापी के ऊपर चर्चा हो रही है। तो वामन मेश्राम साहब ने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और OBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे को लेकर के फिर से 9 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, क्योंकि जालिमों के मुकाबले में मजलूमों की ताकत ज़्यादा है, लेकिन मजलूमों में इकट्ठा और इत्तेहाद होने के लिए ये बार बार कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और कर्नाटक में भी बार बार इसकी मुसलसल 39 डिस्ट्रिक्ट्स में इसके नेटवर्क हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इस विचारधारा को, कि हमको बहुत हो गया 75 साल से आज़ादी के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके, फसादात करके, आपस में दुश्मनी बढ़ा करके इसको बंद करने के लिए अभी हमको भाईचारा चाहिए, दोस्ती चाहिए, अदलो इंसाफ चाहिए, मसावत चाहिए, जो भारत के संविधान में है, जहाँ पर कोयम्पू, बसवन्ना, टीपू मसावत को मानने वाले, अम्बेडकर जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। इनको जोड़ना और इनके साथ में इत्तेहाद बना करके जब ताकत होगी तब ये चीज़ें हम लोग कायम कर सकते हैं, और ये मेश्राम साहब की लीडरशिप में ज़रूर होगा। इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और ख़ुसूसन माइनॉरिटीज़ हो या फिर OBC या SC ST हैं, वो सब जो हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उससे वो खुश हैं। तो जबकि आप कह रहे हैं कि इस वक्त एजुटेशन का करना ज़रूरी है, साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसकी मुखालिफत भी करनी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ही सवाल हमने मेश्राम साहब से किया कि लोग कर्नाटक में BJP को हरा दिए और कांग्रेस आ गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कर्नाटक के लोगों ने BJP को हरा दिया, लेकिन ये बुरा हुआ कांग्रेस फिर आ गई। इससे
बात वो बता रहे थे कि कांग्रेस तो 55 साल से हुकूमत कर चुकी है, ये ऐलान करती है, कितना उस पर अमल करती है वो देखना होगा। अब यहाँ पे बिजली फ्री है, गाड़ी फ्री है, घर में 2000 रुपये और डिप्लोमा के लिए भी आएंगे, देखेंगे कितना आएंगे। आज की जो महंगाई है, आटा महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, जॉब नहीं है। हमको अगर 2000 देने के बजाय जॉब दे देते, हर घर में एक जॉब होता, 2000 पे फीस फ्री देने के बजाय जॉब दे देते तो वो खुद की कमाई कर सकते थे। तो असल जो मुद्दे हैं उसको हटा करके, और ये जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन से किसी को भी, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर तीसरी किसी पार्टी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। और उससे जो वोट है, वोटर्स का भी बहुत बुरा सत्यानाश हो रहा है। अभी जो करंट न्यूज़ आ रही है, बीजेपी को हराने के लिए 24 में जो गठबंधन हो रहा है, जो अपोजिशन है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अपोजिशन परेशान भी है ईवीएम मशीन को लेके, क्योंकि बीजेपी के पास ईवीएम मशीन है। अभी 2019 में, 2014 में इन्होंने ईवीएम से जीता है। अपोजिशन परेशान इसलिए है कि अब बीजेपी के पास ईवीएम मशीन है, तो अपोजिशन ईवीएम को जब तक नहीं रोकेंगे, ये उनका मसला हल होने वाला नहीं है। वामन मेश्राम साहब, ईवीएम को लेकर भारत बंद का भी उनका प्लान है। अगर भारत बंद से भी वो काम नहीं चलता है तो ईवीएम मशीन फोड़ने का भी प्लान चल रहा है। ईवीएम मशीन को बैन करने के लिए पिछले 4-5 सालों से बहुजन बामसेफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। तो उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है? इसके अलावा हर इलेक्शन से पहले जो है ईवीएम के वो मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ये जो काम जो है बाकी 5 सालों में भी किया जा सकता है। क्यों आखिर ईवीएम को सिर्फ इलेक्शन के वक्त याद किया जाता है? देखिए, वामन मेश्राम साहब की लीडरशिप में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा 2014 के इलेक्शन के बाद में 6 महीने की परिवर्तन यात्रा कश्मीर टू कन्याकुमारी हम लोग लिए इलेक्शन से पहले। उसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया 2015 में। 24 अप्रैल 2017 को वीवीपीएटी जो ईवीएम को आई, वो वामन मेश्राम साहब के केस से आई है। तो हम लोग मैदान में लड़ रहे हैं पहले से, न कि इलेक्शन में। अब 19 में क्या हुआ, जो वीवीपीएटी 100% मैच होना था, उसको ये लोग 5% गिनने पर मजबूर किए। करने की वजह से फिर से वो ईवीएम मशीन में जीत कर आए। जितने भी लोग ईवीएम से बेजार हैं, वो अभी मैदान में आना होगा। आर पार डेमोक्रेसी को और संविधान को बचाने के लिए ये जो ईवीएम मशीन है, वोट चोरी करता है, और चोरी पकड़ने वाली मशीन जो है वो वीवीपीएटी वामन मेश्राम साहब के केस से आई। और एक केस, ये वीवीपीएटी भी नहीं चाहिए बोलकर केस पेंडिंग है, वो अभी तक कोर्ट में है, वो डेट आ नहीं रही है। ये कोर्ट का मामला है, लेकिन अवाम को जगाना, जोड़ना, आंदोलन खड़ा करना, उसके ख़िलाफ़ में माहौल बनाना, ये तो काम चालू है। अभी हमारा कर्नाटक में 3 सितंबर को स्टेट कन्वेंशन होने जा रहा है हुबली में। उसमें हमने ये सब्जेक्ट भी लगाया, ईवीएम मशीन लगाया है। ओबीसी को हिंदू समझ रही है बीजेपी, तो ओबीसी की कास्ट सेंसस क्यों नहीं कर रही, ये लगाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है, ये सब्जेक्ट लगाए हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट लगाए हैं जिसमें SC, ST, ओबीसी और मुस्लिम का एक भाईचारा बने। ऐसे हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं, रोज़ाना करते हैं 24 आवर्स। तो इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल से कि तमाम कर्नाटक के लोग हुबली के इस प्रोग्राम में शरीक हों, इसको सुने, समझें और अपने अपने दोस्त और अहबाब और रिश्तेदारों तक ये बात को पहुँचाएँ। कर्नाटक में एक अहम मुद्दा जो है, जो फ़िरका परस्तों के सिलसिले में है। डीजे हल्डी हो, केजे हल्डी हो, या फिर शिवमोगा का हर्षा का केस हो, या फिर हुबली में जो फसादात हुए थे, इस फसादात में कई नौजवान जो हैं यूएपी केसेस का मुकाबला कर रहे हैं, यूएपी केसेस के अंडर में हैं। इन नौजवानों की नुमाइंदगी करने के लिए जहां कुछ सियासी पार्टियों ने ऐलान किया था, वो अब खामोश बैठ चुकी हैं या फिर मैदान छोड़कर निकल चुकी हैं। तो ऐसे में बहुजन बामसेफ जो है क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या इनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेगी? देखिए, इसमें काम करने की बात है, काम हो सकता है। बयानबाजी से या फिर किसी के मेमोरेंडम से काम नहीं हो सकता है। ये मसला पॉलिटिकल मसला है, और ये पिछले 75 साल से मुसलमान भुगत रहे हैं।
जेल लड़ो, झगड़ो, जेल जाओ, बेल जाओ, उसके पीछे लगो। और ये जो गेम है कांग्रेस बीजेपी दोनों का है। जब तक मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता है बीजेपी की तरफ से, तब तक मुसलमान कांग्रेस की तरफ नहीं जाते। जुल्म होता है, फसाद होता है, हिजाब का होता है, हलाल का होता है, हुबली में हो या केजीएलई डीजीएलई में हो, ये एक गेम है कांग्रेस बीजेपी का मिला हुआ। जैसे ही फसाद होता है तो मुसलमान कांग्रेस में जाते हैं, बचे हुए SC ST OBC बीजेपी को जाते हैं। जब उनका काम बन रहा है कांग्रेस बीजेपी का, आपको छोड़ने की क्या ज़रूरत है? अभी वो इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे शायद क्योंकि अभी उनको 1 साल तक मुसलमानों का इस्तेमाल करना। अब जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी है वो मुसलमानों की नहीं है, वो पार्टी की है। पार्टी में मुसलमानों का अगर नुमाइंदा होता, संविधान के हिसाब से, समाज के हिसाब से, वो उनसे लड़ता। लड़ने झगड़ने वाली लीडरशिप हमारी दिखाई नहीं देती। हो सकता है लेकिन हमको सबूत कोई मिल नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुसलमानों के अंदर हम लोग सामाजिक अवेयरनेस और पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ा करने के लिए हमारा एक प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के नाम पे हम लोग चलाते हैं। मुसलमानों में सामाजिक और सियासी लीडरशिप जब तक नहीं आएगी तो ये सियासी लड़ाई से वो लड़ नहीं सकेंगे। तो हम लोग इस मोर्चे पे काम कर रहे हैं। उसका आने वाले 1 अक्टूबर को दिल्ली में नेशनल लेवल का हमारा प्रोग्राम हो रहा है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का। पिछले 7 जुलाई को हमने बीजापुर में स्टेट कन्वेंशन किया है, अभी नेशनल कन्वेंशन हो रहा है। ये चीज़ को देखना है कि हम परेशान हैं, भारत के मुसलमान, कर्नाटक के मुसलमान परेशान हैं। तो इस परेशानी का इलाज हमको ही ढूंढना है। किसी दूसरे से हम लोग पूछ सकते, सीख सकते, लेकिन ढूंढना है। भरोसा हम लोग अब तक जिन पार्टियों पे किया है वो उसमें फेल हो चुके हैं। उसमें ये कहे कि हम लोग 5 साल इलेक्शन से दूर रहते हैं, समाज से बेजार रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं और इलेक्शन से बेजार होते हैं। हमारे कई लोग कहते हैं कि हमको सियासत से कोई लेना देना नहीं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट भी सियासत है। अभी जो इंडिया है वो पॉलिटिकल इंडिया है, डेमोक्रेटिक इंडिया है, यहाँ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। लेकिन मुसलमान आज सियासत से इतना दूर हैं कि पिछले हमारे कई बुज़ुर्गों ने कहा कि अगर आप सियासत में नहीं जाओगे, भले ही तुम मुत्तकी परहेज़गार हो या 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, कुछ भी करो, आपकी मस्जिदों के जो माइक है वो भी सियासत से निकाले जा रहे हैं। आपकी बच्चियों के सर से जो हिजाब निकाला जा रहा है वो भी सियासत है। लेकिन आप सियासत करना नहीं चाहते। तो सियासत को सीखना होगा और समाज से करीब होना होगा, तब मुसलमानों के साथ साथ दूसरे जो मज़लूम हैं उनके भी मसाइल का हल निकल सकता है। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हुबली और केजीहल्ली का जो मामला है ये सियासी मसला है और इससे सियासत से ही इसको डील किया जा सकता है। अगर वो लोग जो नुमाइंदे बन रहे हैं वो अगर नहीं करेंगे तो मेरी अपील है, मैं यहाँ से गुजारिश करता हूँ आपके चैनल से, इस केस के मामले को लेकर अगर हम वामन मेश्राम साहब को और बामसेफ को इसमें लाते हैं तो ये मसला ज़रूर हल हो सकता है। क्योंकि मालेगांव के बम ब्लास्ट जैसे केसों को वामन मेश्राम ने हल किया है, इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। ये थे बामसफ के अब्दुल अजीज़ साहब, जिन्होंने बताया कि डीजे हल्डी हो या केजे हल्डी, इन मामलात में जो मुलविस नौजवान हैं, इन मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए अगर कोई सियासी पार्टी या क़ायद काम नहीं करता है तो इसके मसले का हल निकालने के लिए बामसफ खुद आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हुबली में होने वाले कन्वेंशन के ज़रिए से मुल्क में एक नई लहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मुहिम में तमाम से शिरकत की इन्होंने अपील भी की है। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।